Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is सेल एडेप्टेशन। अगर अपन बात करें पैथोलॉजी का तो यह हमारा पहला पार्ट है। हम जो भी पैथोलॉजी में फर्दर आगे का जो भी टॉपिक बनेगा वो सीक्वेंस से बनेगा, मतलब पार्ट 2 में इसके आगे जो भी टॉपिक आएगा उनको फॉलो करेंगे और ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरी पैथोलॉजी को कंप्लीट करते हैं। अगर अपन बात करें सेल एडेप्टेशन का तो सेल के पास कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसके हेल्प से वो अपने आप को एडेप्ट करता है एडवर्स कंडीशंस में। जैसे पहला प्रॉपर्टी इसके पास क्या होता है, हाइपरट्रॉफी प्रेजेंट होता है, दूसरा हाइपरप्लासिया प्रेजेंट होता है, तीसरा मेटाप्लासिया प्रेजेंट होता है, चौथा क्या हो जाएगा आपका एट्रॉफी प्रेजेंट होता है। मतलब ये जो चार है इसके हेल्प से सेल क्या करता है, अपने आप को एडेप्ट करता है, या तो हाइपरट्रॉफी करके या हाइपरप्लासिया करके या मेटाप्लासिया करके या एट्रॉफी करके। ठीक, अब आता है कि सपोज डैट मान लो कि सेल में इंजरी हुआ, अपन सेल इंजरी बहुत डीपली बात करेंगे बट एक छोटा सा कंसाइज देखते हैं। मान लो सपोज दैट सेल में इंजरी हुआ और सेल में इंजरी होने से कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स अफेक्ट होगा सेल इंजरी के कारण। पहला हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा हो जाएगा न्यूक्लियस एंड चौथा हो जाएगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट हुआ, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का सिंथेसिस करता है, तो मतलब एटीपी का सिंथेसिस इफेक्ट होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन करता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन करता है, मतलब ये भी इफेक्ट होगा। और दूसरा जो ऑर्गेनेल्स है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक तो हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये एक प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये एक लिपिड सिंथेसिस करता है। मतलब सेल इंजरी हुआ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इफेक्ट होगा, मतलब प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस में इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस क्या है, सेल के कंट्रोलर बोलते हैं। अगर सेल का कोई भी माँ बाप है जो कंट्रोल करने वाला है, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियस इफेक्ट होगा, मतलब सेल अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक सेलेक्टिव परमेबल की तरह काम करता है। अब आता है कि ये जो सेल इंजरी होता है इसका कॉज क्या क्या होता है। सबसे पहले जो सेल इंजरी का जो कॉमन कॉज होता है डेट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। अगर ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज देखने को मिले तो उसे अपन क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया बोलेंगे। मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई किस में, या तो टिश्यू में डिक्रीज देखने को मिलेगा या ऑर्गन में डिक्रीज देखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट, अगर मोस्ट कॉमन कॉज अगर बोले सेल इंजरी का क्या होता है, वो आपका हो जाएगा हाइपोक्सिया क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है सेल इंजरी का, डेट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। लेकिन हाइपोक्सिया का कॉज क्या होगा, हाइपोक्सिया का कॉज होगा आपका इस्चीमिया। मतलब क्या होता है कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा। एक चीज़ सोचो, अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ब्लड में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूट्रिशंस, वाटर मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिशंस वगैरह, और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी सप्लाई होता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ब्लड का सप्लाई कम हो रहा है तो न्यूट्रिशंस भी ब्लड या ऑर्गेनिक जो टिश्यू है उसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें मोर सीवियर फॉर्म, इस्चीमिया जो होता है मोर सीवियर फॉर्म होता है सेल इंजरी का, याद रखना। इस्चीमिया इज ए मोर सीवियर फॉर्म ऑफ सेल इंजरी देन हाइपोक्सिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो इस्चीमिया क्या होता है, मोर सीवियर फॉर्म होता है सेल इंजरी का। क्योंकि इस्चीमिया का मतलब क्या हो गया, ब्लड सप्लाई कम। अगर ब्लड सप्लाई कम है तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी O2 है वो क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। मतलब बॉडी में ये सब का सप्लाई कम हो जाएगा। इसीलिए अपन क्या बोलेंगे, इस्चीमिया को क्या बोलेंगे, मोर सीवियर फॉर्म ऑफ सेल इंजरी बोलेंगे हाइपोक्सिया के रेस्पेक्ट में। ठीक, नेक्स्ट है आपका ये जो सेल इंजरी होता है तो कौन कौन से एजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या इसके पास फिजिकल एजेंट होता है जैसे आपका रेडिएशंस वगैरह हो गया। दूसरा क्या होता है, केमिकल एजेंट होता है जैसे कार्सिनोजेन हो गया। दूसरा नेक्स्ट क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस वगैरह के कारण हो गया, कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण हो सकता है जैसे म्यूटेशंस वगैरह हो गया, और न्यूट्रिशंस इम्बैलेंस के कारण भी हो सकता है जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशंस के कारण हो सकता है। ठीक, सेल इंजरी अगर हो गया तो सेल इंजरी के कारण सेल क्या क्या करेगा। तो पहला, सेल एडेप्ट करना चाहेगा, एडेप्टेशन देखने को मिलेगा। एडेप्टेशन कैसे करेंगे, हम बात कर चुके हैं पहले भी, या तो हाइपरट्रॉफी कर लेगा या हाइपरप्लासिया कर लेगा या मेटाप्लासिया कर लेगा या एट्रॉफी कर लेगा।
नेक्स्ट है जो सेल इंजरी वह रिवर्सिबल सेल इंजरी होता है और एक इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है। रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है कि जैसे ही इंजरियस स्टिमुलस को हम रिमूव करेंगे तो सेल अपना नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। सेल क्या होगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। तो इसीलिए अपन इसे क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे इंजरियस स्टिमुलस को रिमूव करेंगे तो सेल अपना क्या आ जाएगा, एक नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। डेट इज कॉल्ड रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक, नेक्स्ट है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है, इरिवर्सिबल का मतलब क्या, जिसको हम नॉर्मल स्टेट में नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब इसको अपन सेल डेथ भी बोल सकते हैं। तो मतलब क्या जगह इरिवर्सिबल सेल इंजरी का एग्जांपल क्या क्या, जो अपन सारे एग्जांपल को बात करेंगे। जैसे एक हो गया नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, इसको एपोप्टोसिस भी बोलते हैं। एपोप्टोसिस होगा, पायरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस और नेक्रोप्टोसिस। एक एक करके हम अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा, जो सेल इंजरी के कारण क्या क्या हो सकता है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस भी हो सकता है। सेल के अंदर कुछ एबनॉर्मल सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन भी हो सकता है और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है, मतलब कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। यह तो एक छोटा सा पार्ट था पैथोलॉजी का। इसी तरीक़ा से अपन सारे सीक्वेंस में इस पैथोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।